नमस्कार साथियों। आज हम हरिशंकर परसाई जी के महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना सदाचार का ताबीज़ पर बात करने बैठे हैं। साथियों, यह एक व्यंग्य दृष्टि को स्थापित कर रही है रचना। इसमें सदाचार का तावीज़ भ्रष्टाचार, अनैतिकता, विसंगतियों और मानवीय संवेदना के कई रूपों के परत दर परत को देखने, खंगालने, खोजने की कोशिश करती है यह रचना। राजा के द्वारा यह कहना कि भ्रष्टाचार कहाँ है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार क्या है, पता लगाओ। तो एक दरबारी ने कहा कि बहुत बारीक होता है। राजा ने विशेषज्ञ बुलाने की बात कही तो विशेषज्ञों ने राय दी कि आपके सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। इसी व्यंग्य को और इसके यथार्थ को, इसकी वास्तविकता को परत दर परत उभारने की कोशिश हरिशंकर परसाई जी करते हैं। साथियों, राजा भ्रष्टाचार मिटाना तो चाहता है। दरबारी गण एक साधु को पकड़ कर लाते हैं जिसने एक ताबीज़ बना रखी है, सदाचार का ताबीज। साधु ने समझाया कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। ईश्वर किसी में ईमान और किसी में बेईमानी को फिट कर देता है। इस ताबीज का गुण है कि व्यक्ति सदाचार की ओर प्रेरित होने लगता है। राजा को सुझाव पसंद आता है और साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया जाता है। राजा ने एक दिन जांच की। कर्मचारी ने घूस लेना पाप कहकर भगा दिया। महीने के आखिरी दिन में उसने 5 रुपए का नोट ले लिया। ताबीज पर कान लगाकर सुना तो आवाज आ रही थी कि आज 31 है, आज तो ले लो। इस प्रकार व्यंग्य के माध्यम से समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसे हरिशंकर परसाई जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप ये देखें कि हरिशंकर परसाई का व्यंग्य की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बल्कि उन्हें साहित्य जगत का गुंडा कहा जाता था। तो वो उसकी वजह यही है कि उनके व्यंग्यात्मक लेख हास्य व्यंग्य पैदा करते थे, पर वो चोट करते थे उस समस्या पर, उस मुद्दे पर जो समाज में व्याप्त है, विसंगतियों के रूप में, विद्रूपताओं के रूप में। सदाचार का ताबीज इस लेख के माध्यम से दरअसल परसाई जी सामाजिक कुरीतियों और उसमें छिपी जो राजनीतिक विद्रूपताएं हैं, विसंगतियां हैं, उन पर करारा व्यंग्य कर रहे हैं। परसाई जी ने तीखा प्रहार किया है और अपनी बात को कहने के लिए जगह जगह पर बड़ी निपुणता से वार करते हुए ये स्पष्ट करते चलते हैं, निशाना साधते हैं और चोट करते हैं। समाज की विसंगतियां हैं, राजनीति में पसरी बदसूरती है और साथ साथ उन महापुरुषों पर भी उन्होंने ताना कसा है, चोट पहुंचाई है, जो सुधार के लिए रक्षा कवच तो बनाते हैं, रक्षा कवच खोजते भी हैं, पर न खुद बदलाव लाते हैं और न बदलाव लाने की कोई कोशिश करते हैं, उसमें कोई योगदान करते हैं। साथियों, मनुष्य जीवन में मिली जो चुनौतियां हैं और उन बाधाओं से बचने के लिए प्रायः मनुष्य रक्षा कवच तलाशता है और रक्षा कवच के सहारे अपने आप को इस संसार में उतार लेता है। जिन सामाजिक मूल्यों के कारण भारतीय संस्कृति का राग अलापते रहते हैं हम, उसे ताबीज कहकर शरीर पर, बाँह पर कहीं बांध देने पर दरअसल समझते हैं कि अब हर बाधा और विपदा से हम बच गए। पर भ्रष्ट होने की खुली छूट मनुष्य इन्हीं ताबीज़ों के कारण ही ले लेता है, कहीं सुविधा से ले लेता है। यहाँ परसाई जी दरअसल कथनी और करनी के सामाजिक खोल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस व्यंग्यात्मक निबंध के माध्यम से दरअसल हरिशंकर परसाई जी राजा और उसकी मूर्ख कपटी प्रजा और साधु के माध्यम से भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा बखूबी करते हैं। दरअसल परसाई जी ने बाहरी आडंबरों के प्रयोग से जो लूटपाट बढ़ रहा है समाज में, जो जनता को ठगने की, लूटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस ओर से चेतावनी दी है, चेताया है। और एक नाटकीय रूप में इस निबंध रचना को उन्होंने इस तरह रचा है, इस तरह गूंथा है कि समाज का दोमुहापन और समाज का पाखंड उसका भंडाफोड़ करती है यह रचना।
जो लूटपाट है समाज में, और जो दिखावा है, जो छल प्रपंच है, दरअसल सदाचार का तावीज़ जो है वह उसको उघारता है, उसको उभारने में सफल होता है। साथियों, कोई भी संरचना अपने जीवित और शाश्वत मूल्यों को दरअसल रक्षा करने की हद में, दरअसल उसे जीवित करने की हद में या शाश्वत मूल्यों को बचाए रखने की हद में लगातार असफल होती जा रही है। हरिशंकर परसाई जी की ये चिंता बड़ी वाजिब चिंता है। दरअसल सदाचार का ताबीज़ जो है अपनी तासीर खो रहा है, अपना मतलब खो रहा है, अपना मंतव्य जिसको कहते हैं जज्बा खो रहा है। तो इस व्यंग्य लेख, इस व्यंग्य निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध के द्वारा दरअसल संघर्ष और समाज की विसंगतियों, राजनीति में पसरी जो बदसूरती है, इन सब को मिटाने के लिए ताबीज़ तक असफल हो जा रहा है। मनुष्य कितनी तेज़ी से सुविधा भोगी और क्या कहते हैं साधनों और सुविधाओं का दास हुआ जा रहा है और अपनी ज़रूरतों के आगे अपना विवेक खो रहा है। दरअसल सदाचार का ताबीज़ जो है इसी पर आधारित यह रचना है। साथियों, आप जब देखते हैं परसाई जी की विचारधारा और व्यंग्य शैली, व्यंग्य कला को, तो ये स्पष्ट होता है कि ऊपर से तो यह सरल दिखती है और यथार्थ और वास्तविकता को बयान करती चलती है, लेकिन भीतर विवेच्य विषय जो है, विवेचना जिसकी की जा रही है, निबंध का भीतरी मुद्दा जो है, दरअसल वो कई अर्थ व्यंजनाएं लिए हुए है, कई अर्थों की अनुगूंज लिए हुए है। ठीक है, तो राजा जो योजना बनाते हैं, उन्हें जो सुझाव मिलता है कि भ्रष्टाचार के कारणों को किस तरह दूर किया जाए, राजा अपने चापलूस और भ्रष्ट दरबारी लोगों में कोई गंभीर परिवर्तन नहीं पाते। राजा सुधारवाद के जिस रास्ते से समस्या का हल करना चाहते हैं, वह आखिरकार चमत्कारवाद के दलदल में जा पहुंचता है। तो यही चिंता हरिशंकर परसाई की सबसे बड़ी वाजिब चिंता है। साथियों, भ्रष्टाचार की समस्या यही है कि सांसारिक जीवन की और एक भ्रष्ट शासन तंत्र की, उसे सुलझाने के लिए जो उपाय उपस्थित किए जाते हैं, जो समाधान उपस्थित किए जाते हैं, संसार से भागकर गुफा में तपस्या करने वाला सन्यासी जो खुद पलायन कर चुका है, जो खुद अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो चुका है, जनता के अंधविश्वासों और रूढ़िवादी संस्कारों को दूर करने के बजाय सुधारवादी राजनीति के प्रतिनिधि उनकी इन कमजोरियों का लाभ उठाते हैं और उसे धोखा देकर अपना भ्रष्ट तंत्र बनाए रखते हैं। जयशंकर परसाई जी स्वाधीनता के बाद सत्तारूढ़ राजनीति के सुधारवादी चरित्र को, और परसाई जी यहाँ बड़ी कुशलता से स्वप्न कथा को माध्यम बनाते हैं। स्वप्न कथा का माध्यम अपनाकर दरअसल राजा प्रजा वाली पुरानी कहानी को वो आधार बनाते हैं। यथार्थ बहुत जटिल है, कुटिल है, जीवन की समस्याएं बहुत कठिन हैं, कठोर हैं। अब सुधारवादी राजनीतिज्ञों की तरह चमत्कार प्रेमी दृष्टिकोण नहीं अपनाते परसाई जी, बल्कि क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए उन्होंने कहानी के अंत में यह दिखा दिया है कि वास्तविक समस्याएं इतनी कठोर हैं, इतनी बिखराव लिए हैं, इतनी विकराल हैं, इतनी कष्टकर हैं कि उनके सामने बड़े से बड़ा चमत्कारिक यंत्र भी निरर्थक सिद्ध हो जा रहा है। यानी सदाचार का तावीज केवल बांध लेने भर से कर्मचारियों को आप ईमानदार नहीं बना सकते। महीने के अंत में उनकी ज़रूरतें, है ना, उनके अभाव मुंह फाड़े खड़े रहते हैं और उनकी जो आर्थिक हालत है वह उन्हें भ्रष्ट बनने को लगातार मजबूर कर रही है। समाज में जो भ्रष्टाचार फैला है साथियों, जो वर्ग संघर्ष फैला है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, यह सब मौजूद है इस कहानी में। और इस वर्ग का प्रतीक है वो ठेकेदार जो राजाश्रय में पसरा हुआ है और अपने हाथों में सारे भ्रष्ट तंत्र को कब्जा किए हुए है। इस वर्ग में परसाई जी राजनीतिक दृष्टि से भी इस वर्ग को उभारते हैं। अपनी रचना में वो अच्छी तरह से यह प्रकट करते हैं कि जनता से दूर, उसकी समस्याओं से उदासीन शासक वर्ग यदि कोई रास्ता निकालता है तो इसलिए यथार्थ से वह मुंह चुरा रहा है, दरअसल वास्तविकता से मुंह चुरा रहा है
और चमत्कारों के शरण में जाकर अगर वह कोई उपाय ढूंढता है तो वो केवल छल कर रहा है और छल का शिकार हो रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों की घूस है। ठेका मिट जाए तो घूस मिट जाए। अब ठेका ही तो दे दिया गया सदाचार का तावीज बनाने के लिए। तो ठेका प्रथा जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन राजा साहब हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने का जो उपाय निकालते हैं वह यह कि ताबीज बनाने का ठेका दे दो साधु को, जो विरक्त है संसार से, जो पलायन कर चुका है जिम्मेदारियों से। इस तरह भ्रष्टाचार का स्रोत और बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो सोर्सेस को और बलवान बना रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और प्रशस्त कर रहे हैं। बल्कि ठेका प्रथा को राजा दरअसल बढ़ा रहा है, उसका शासन तंत्र उसे सुरक्षा और संरक्षण दे रहा है। तो ठेका प्रथा को अगर शासन तंत्र या राजा सुरक्षा और संरक्षण दे रहा है तो दरअसल वह साधु की सहायता कर रहा है, भ्रष्टाचार को बल्कि बढ़ा रहा है, उसको घटाने की कोशिश नहीं कर रहा। अपने नियमों में फेरबदल करके शासक वर्ग अपने लिए खतरा नहीं मोल लेता, इसीलिए वह मामूली सुधार करके दिखाता है समाज को कि हम प्रॉब्लम एरियाज के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। परंतु सुधारों से यह समस्या कभी काबू में नहीं आ सकती और शासक अपने ही बनाए नियमों की जड़ता में दरअसल कैद है। हाँ, उसके लिए चमत्कार की शरण में जाना और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? कर्मचारी अपनी आत्मा की आवाज पर घूस लेता नहीं, पर महीने के आखिर में उस सदाचार की ताबीज से ही आवाज आती है कि अब तो 31 है, ले ले। तो दरअसल यह बात अधिकारियों के लिए सही हो सकती है जिनकी आत्मा ठेकेदारी के खात्मे की बात करती हैं। कर्मचारी इसलिए घूस लेते हैं कि आर्थिक दृष्टि से तंगहाल हैं। राजा उनकी तंगहाली के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचता? राजा उनकी आर्थिक तंगहाली दूर करने के बजाय उन्हें इस तरह के नए नए चमत्कार और इनमें फंसने की बात करता है। साथियों, जब आप पूरी कथा पढ़ जाते हैं तो विशेषज्ञों का यह सुझाव शासन तंत्र की नीतियों के आगे, उसकी जड़ता और परिवर्तन के प्रति अरुचि के आगे गंभीर चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है कि एक तो भ्रष्टाचार ऐसे ही बहुत बढ़ा हुआ है और उसे मिटाने के लिए मौके नहीं मिलते हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है? राजा क्यों नहीं उसको पता लगाता और उन कारणों को दूर करने की कोशिश करता? यह विचारणीय मुद्दा है। आज़ादी के बाद भी भारत के शासन वर्ग में पूंजीपतियों, जमींदारों और उनके जो सत्ताधारी राजनीतिक मंच हैं, वो सब दरअसल अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। सुधारों के जरिए देश को नया रूप देने का जो सपना हमें दिखाया गया, या जो सपना देखा सत्ताधारियों ने, शासकों ने, ताकतवर लोगों ने, दरअसल उसकी विफलता अडिग थी, अटल थी। इस तरह हरिशंकर परसाई जी सदाचार का तावीज के माध्यम से हमें राजनीतिक जीवन के एक बड़े कठोर सत्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और सीधे सीधे नहीं, पर सुधार और चमत्कार की व्यर्थता दिखाकर यह समझाते हैं कि समस्याओं पर काबू पाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। सुधार से बात नहीं बनेगी। परिवर्तन न करके अगर शासक वर्ग मंत्र से सिद्धि करता है, तंत्र से सिद्धि करता है, ताबीज को बढ़ावा देता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, साधु संतों की शरण में जाता है, उन्हें प्रश्रय देता है, तो दरअसल वह अपनी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, फुसलावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि उनके प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्यूशन दे रहा है। तो सत्ता और राजा अगर इस तरह के उपाय अपनाता है, इस तरह के चमत्कार की शरण में जाता है, साधु संतों की शरण में जाता है, तो अपनी जनता के साथ धोखा कर रहा है। नंबर 1। अब आप देखें परसाई जी की जो लेखन शैली है ना, ये अत्यंत गंभीर विषय, जटिल विषय, बहुत कठिन, बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत भ्रष्टाचार रोग है, कष्ट है, और इस संदेश के साथ जनता को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और ऐसी कथा रच रहे हैं, व्यंग्य कथा रच रहे हैं, व्यंग्य निबंध रच रहे हैं कि पाठक, आप विद्यार्थी बरबस उसे पढ़ें, पढ़ते कौतूहल बढ़ता है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, क्योंकि रोचक शैली है। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य शैली बड़ी रोचक है। पहले ही वाक्य में आप देखें तो आप
फंस जाते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। अब आप देखें यह वाक्य कितना नाटकीय है। परसाई जी ने यहाँ जिन तरीकों का उपयोग किया है उनमें देखिए दो मुख्य बातें हैं। एक तो यह कि जो जानी मानी हुई बातें और परिस्थितियां हैं, उन्होंने कुछ विलक्षण ढंग से उन पारंपरिक चीज़ों को अपने नए अंदाज से प्रस्तुत किया। और दूसरी बात, पहले दिए गए उदाहरणों को पुष्ट करते हुए चलते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। या 31 तारीख को कंगाली की हालत में कर्मचारी ने घूस ले लिया। इस तरह का वक्तव्य जब हरिशंकर परसाई रखते हैं तो साधारण तथ्य यह हो सकते हैं, लेकिन वह आकर्षण, वह चमत्कार पैदा होता है कि राज्य में हल्ला मचा है या राजा ने तावीज पर कान लगाकर सुना, और जैसे टुकड़े टुकड़े जोड़ देने से आप ये देखें कि ये शैली, ये विशेषज्ञता है कि इस प्रसंग को उद्घाटित करने का। यही शैली विशेषज्ञों ने हर प्रसंग में ये अपनाई और दिखाई कि एक दरबारी कहता है कि उसे अपने राज्य में उसके राज्य में एक तरह के विशेषज्ञ हैं, और वे विशेषज्ञ कौन हैं? जो सदाचार का ताबीज बनाते हैं। यहाँ विशेषज्ञों को दरबारी से अलग दिखाने की कोशिश की। तो भाषा को ऐसा मोड़ दिया है, बल्कि विशेषज्ञों के सुझाव के प्रति दरबारियों की जो अरुचि है आगे चलकर वो भी दिखाते हैं हरिशंकर परसाई, और उसकी भूमिका बनाने के लिए भी बात इस ढंग से कही गई है जिस तरह भाषा के चमत्कारिक या विलक्षण प्रयोग के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी अपने व्यंग्य का ढांचा खड़ा करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरा तरीका या बातें जो कार्यकलाप हैं, जो गतिविधियों के बारे में हम बात कर लें तो थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ाकर हरिशंकर परसाई जी पेश करते हैं, अतिरंजित करके उसे पेश करते हैं। राजा जब विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार का नमूना मांगते हुए हाथ बढ़ाते हैं तो विशेषज्ञ कहते हैं कि भ्रष्टाचार हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है राजा जी, वो सूक्ष्म है, वह अगोचर है, वो तो दिखाई नहीं देता, पर वह पवित्र, पर वह सब जगह ऐसे विद्यमान है कि आपके दरबार में है, आपकी कुर्सी तक में व्याप्त है, हर जगह वह फैला हुआ है। राजा सोच में पड़ जाते हैं। राजा के का सोच में पड़ जाना उसकी जहालत है। राजा क्यों सोच में पड़ गया? इतना विवेक नहीं है उसके पास क्या कि वह गुमराह हो रहा है? तो यह उसकी जहालत का मार्मिक चित्रण है जो हरिशंकर परसाई कर रहे हैं। राजा कहते हैं कि विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है और तुम कहते हो कि वह अगोचर है और वह सर्वत्र व्याप्त है, भ्रष्टाचार ईश्वर की तरह सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ वो भोला या मासूम नहीं दिखता, बल्कि भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से करके वह बहुत बड़े अर्थ भी उजागर कर रहा है। वह भ्रष्टाचार को ईश्वर कह रहा है, यानी लोग भ्रष्टाचार को ईश्वर की तरह पूज रहे हैं, ईश्वर की तरह सब तरफ देख रहे हैं। इस सांसारिक समस्या को चमत्कार में बदल देना या फिर उसके इलाज के लिए चमत्कार की शरण में जाना, यह सब एक गंभीर विषय है। इस गंभीर तर्क को परसाई जी ने यहाँ इतने सटीक ढंग से उपस्थित किया है कि इसकी बारीकी पर आपका बड़ी सरलता से ध्यान नहीं जाता। भ्रष्टाचार के गुण ठीक वैसे हैं जैसे ईश्वर के गुण हैं। सच तो यही है कि आज के युग में धर्म और ईश्वर भी भ्रष्टाचार के साधन बन गए हैं, यानी ईश्वर का स्थान भ्रष्टाचार ने ले लिया है। वो सब जगह समाया हुआ है, सब जगह रम रहा है, जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं। हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। यह बात विशेषज्ञों के मुंह से सुनकर, ये जिस रूप में आती है विशेषज्ञों के मुंह से, उसी रूप में राजा के मुंह से नहीं आती। भ्रष्टाचार को ईश्वर कहने में दरअसल राजा को संदेह हो रहा है। जब विशेषज्ञ भ्रष्टाचार को ईश्वर कहते हैं तो एक दरबारी पूछता है, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? तो विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में भी है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर कूदकर दूर खड़े हो जाते हैं। तो यहां राजा साहब का उछलकर दूर खड़े हो जाना बड़ी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। यहां अतिरंजना से काम लिया गया है, लेकिन यह अतिरंजना राजा को हास्यास्पद बना दे रहा है ना, कि वह अविवेकी है
और उसके हास्यास्पद रूप को उभारने के लिए हरिशंकर परसाई जी को यह अतिरंजना करनी पड़ी। अतिरंजना का प्रयोग हरिशंकर परसाई जी ने सिर्फ राजा के प्रसंग में किया है। इस ओर राजा को हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत करने के लिए, और दूसरी तरफ उसकी मासूमियत का व्यवहार, दोनों विरोधी लगते हैं। अब आप देखें कि इस अतिरंजित शैली का उपयोग सिर्फ शासन के संदर्भ में किया गया हो, या इसका एक उदाहरण और है कि राजा जब दरबारियों से कहता है ना कि तुम यदि ढूंढ कर भ्रष्टाचार को देखो तो थोड़ा सा नमूना मेरे पास भी ले आना, तो तब दरबारी कहता है कि वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हैं, बारीक चीजें नहीं दिखती हमें, तो आपकी विराटता देखने की आदी हैं और हमें बारीक चीजें दिखाई नहीं देती, हमें भ्रष्टाचार दिखता नहीं, दिखा भी तो हमें उसमें आपकी छवि दिखेगी, क्योंकि हमें तो दरबारियों को, चापलूस दरबारियों को तो हर तरफ राजा ही दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों को तो आपको देखने की आदत है, हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी हुई है। आप देख रहे हैं ये मासूमियत नहीं है, भोलापन नहीं है, चापलूसी है, यह कथन की अतिरंजना है, क्योंकि दरबारी ऐसा कह रहे हैं। यह अतिरंजना के साथ दरअसल भ्रष्टाचार और शासन का अटूट संबंध स्थापित कर दिया है हरिशंकर परसाई जी ने। इस भ्रष्टाचार को, इस भ्रष्ट जाल का हिस्सा बनकर जीवन बिताने वाले जो दरबारी हैं, वो भ्रष्टाचार को उसी रूप में देखते हैं। वो इनकार कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी राजाश्रय में चलती है, उसी सहारे चलती है। इस माहौल में जीते जीते वे बारीक चीजें, यानी वास्तविक समस्याएं, जनता की वास्तविक समस्याएं, है ना, प्रॉब्लम एरियाज देखने के आदी नहीं रहे। उन्हें जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, वे उसे जानना और अनुभव करना नहीं चाहते, उसकी शक्ति और क्षमता खो चुके हैं। वे मनुष्यता के स्तर से बहुत नीचे गिर चुके हैं। इसका मतलब दरबारी, चापलूस दरबारी, जो राजा तक जनता की बात पहुंचाते नहीं। इसलिए भ्रष्टाचार की मूर्ति चाहे राजा है, और इस मूर्ति के सारे उपासक, उसके भक्तगण चापलूस दरबारी हैं। इन सब से यह आशा करना कि वह सदाचार स्थापित कर देंगे राज्य में, यह दरअसल अपने आप से धोखा है, अपने आप को धोखा देना है। और इस तरह की नाटकीय स्थितियों को हरिशंकर परसाई जी प्रस्तुत करते हैं और तरह तरह के प्रसंग लाते हैं। दरअसल इस माध्यम से वे सदाचार को स्थापित करने का, और ऐसे नाटकीय प्रसंग वे रचते हैं ना कि इनके माध्यम से हमें कभी हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन उस हंसी में बड़ी गहरी चोट करते हैं हरिशंकर परसाई, बड़े गहरे संकेत कर जाते हैं। और इन संकेतों के माध्यम से हम न सिर्फ वर्तमान शासन सत्ता को, बल्कि उसके वास्तविक रूप को पहचान लेते हैं, बल्कि हम विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं और हम समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति का क्या विकल्प है। हम विकल्प ढूंढने को बेचैन हो जाते हैं, और यही परसाई जी की मंशा है, यही उद्देश्य है सदाचार का तावीज लिखने का। परसाई जी एक केंद्रीय समस्या को गहराई से चित्रित करते हैं, साथ साथ उस समस्या पर रोशनी डालने की और सहायक प्रसंगों को भी बड़ी कुशलता से उसमें गूंथते हैं, उसका विन्यास करते हैं। और सदाचार का तावीज में ऐसे दो महत्वपूर्ण प्रसंग भी मौजूद हैं, जहां एक तरफ कंदरा में तपस्या करता हुआ वो पलायनवादी साधु है, साधु का प्रसंग आए जो प्रवचन करता है, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। इसलिए आत्मा के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ताबीज का उपचार सुझाता है वो साधु। वो भी छली है, कपटी है। ऐसे साधु संत जनता को ठगते हैं, छलते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, और उसके असंख्य उदाहरण अपने ही आसपास, आपको भी अपने आसपास देखने को मिल जाएगा। ये साधु कंदरा में जाकर ताबीज का कारखाना खोल लेता है, राज्य उन्हें इसके लिए चयन कर देता है। स्वाधीन भारत में ये तिजारती, ये धर्म गुरुओं की शरण में जाना और उनकी शरण में उनको ठेका दे देना, इन सब का जो जन्म क्या कह रही हूँ, पुनरुत्थान हो रहा है। इस तरह शासन की छत्र छाया में लगातार उनका उदय, इसका रहस्योद्घाटन हरिशंकर परसाई जी कब देखते रहे हैं। बड़े सधे हुए ढंग से ये आपको देखते और दिखाते हैं। ऐसे साधु सरकारी भ्रष्टाचार का लाभ उठाते हैं, मासूम जनता को ठगते और छलते हैं और अपना व्यापार चमकाते हैं, अपना हित साधते हैं।
सरकार और इन व्यापारी महात्माओं का काम जनता को उल्लू बनाना है, और जनता को उल्लू बनाने से ही इनका काम सधता है। इसलिए जनता को अंधविश्वास में रखो, कुप्रवृत्तियों में जकड़े रहो, हाँ, उसके साथ उसको रहस्य और चमत्कार दिखाओ, और इस सब में उसे जकड़े रखो। दोनों के बीच दरअसल चाहे वो सत्ता है यानी शासक राजा हो, और चाहे ऐसे साधु हों, तपस्वी हों, चमत्कारी व्यक्ति हों, ये दोनों मिलकर गठबंधन कर लेते हैं और इनका साहसी विरोध कोई नहीं कर पाता। इसी रहस्योद्घाटन के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार के सरकारी आधार को ही नहीं बल्कि उसके सहायक दो और व्यापारी हैं जो धर्मात्मा हैं, इन सबको नंगा किया है शंकर परसाई जी ने। इन सबकी वास्तविकता को, इन सबके यथार्थ को आपके सामने उजागर किया है। इस प्रकार दूसरा प्रसंग ऐसे देखें कि बड़े पैमाने पर ताबीज बनाने का ठेका दे दिया जाता है। ताबीज बनाने की समस्या, राजा कहता है कि हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल दें। ताबीज बनाने का कारखाना खुल जाता है। राज्य का पैसा यानी जनता का पैसा अब जनता के काम में आना चाहिए। जनता के सुख दुख को दूर करने के लिए जनता का पैसा और राज्य का पैसा होना चाहिए। उस पैसे से निजी हाथों कारखाने कायम किए जाएं या सरकार खुद उद्योग कायम करने लगे और ये झंझट उठाए, और इस झंझट से बचने के लिए जनता का पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दे। यही तो हो रहा है आज भी। देखिए कितना कंटेम्प्ररी है, कितना प्रासंगिक है कि जनता का पैसा उद्योगपतियों को सौंपकर ये भ्रष्टाचार को बढ़ा ही तो रहा है सत्ता प्रशासक। उद्योगपति जो ठेकेदार हैं, इस सुविधा को पाकर, जनता का पैसा पाकर, और उनका वर्चस्व और बढ़ रहा है। और इसको बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को घूस देते हैं, और सरकारी अधिकारी ये घूस और क्या है, भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है। तो यह भ्रष्टाचार का प्रचार प्रसार हो रहा है बड़े पैमाने पर, आप देखें, है ना। तो चाहे अखबार हो, मीडिया का कोई भी रूप हो, सूचना का कोई भी माध्यम हो, अधिकतर सरकार या उद्योगपतियों के मिली भगत की, इनके षड्यंत्र की, और उनको बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने बखाने की, इनके प्रचार प्रसार की भूमिका निभा रही है मीडिया। वे दरअसल मीडिया भी उसकी हिस्सेदार बन रही, वो खुद इस भ्रष्टाचार के सहायक बनते जा रहे हैं। सत्ता प्रशासक भी इतनी क्रूर है कि वो मासूम जनता को छल रही है। तो इस तरह पूरे विराट तामझाम के साथ भ्रष्टाचार तब था, अब है, और आगे भी जारी रहेगा। इसी पृष्ठभूमि में हरिशंकर परसाई जी राजा और दरबारियों की मासूमियत, तथाकथित सो कॉल्ड, क्योंकि वो मासूम नहीं है, दरबारी तो चापलूस हैं, और ठेकेदार साधु बाबा के छल को, जो उनका अध्यात्मवाद का जामा पहने हैं, और असली अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े कुचक्र के प्रति जागरण हुए बिना जागरूक, जनता को जागरूक किए बिना जनता लगातार पिसती रहेगी, इस कुचक्र में फंसती रहेगी, और जनता की समस्याओं का तब तक अंत नहीं होगा। जनता को कब तक इस तरह से बहलाया और फुसलाया जाएगा? जनता कब आंख खोलकर देखेगी कि इस तरह का कोई ताबीज नहीं बना जो अंतश्चेतना को जगा दे, इस तरह का कोई ताबीज नहीं बना जो भ्रष्टाचार को मिटा दे, इस तरह का कोई ताबीज नहीं बना जो चापलूसी को इस पूरे तंत्र से हटा दे। तो आज के लिए सदाचार का तावीज़ की मूल संवेदना आपको पहुंचाई मैंने। आशा करती हूं आपको पसंद आया। बहुत शुक्रिया।